Yes, students, let's start our discussion with our new chapter, breathing and exchange of gases, जो हमारी एनिमल फिजियोलॉजी है। इसमें से हमारे जो चैप्टर है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन रिमूव हो चुका है, तो इसलिए हमारा लेक्चर स्टार्ट होता है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पे। तो एनिमल फिजियोलॉजी इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक बिकॉज इन दिस फिजियोलॉजी वी विल स्टडी अबाउट आवर सेल्स। ठीक, तो हम सभी देखते हैं कि हम अपने आप को जानेंगे इसमें, तो वी कैन रिलेट अवर बॉडी, हम अपनी बॉडी को इमेजिन करते हुए सब चीजों को समझेंगे, तो हमें ये सब चीजें बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर होती जाएंगी। ओके, तो हम देखते हैं ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ब्रीथिंग क्या है? सबसे पहले मैं आपको ये टॉपिक समझाने से पहले डिफरेंस क्लियर करती हूँ ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन में। ठीक है, तो जब हम सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं ऑक्सीजन और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, इतने एक्सचेंज ऑफ गैसेस के प्रोसेस को हम ब्रीथिंग कहते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम इस ब्रीथिंग को देखते हैं कि इस ऑक्सीजन का यूटिलाइज हमारे फूड के ब्रेकडाउन के लिए हो रहा है, यानी कॉम्प्लेक्स फूड से सिंपल फूड सब्सटेंसेस फॉर्मेशन हो रहे हैं, फूड के ब्रेकडाउन के टाइम पे हम इस प्रोसेस को कहते हैं रेस्पिरेशन। तो ये मेजर डिफरेंस है। कॉमन लैंग्वेज में भी जो जनरल एक पर्सन है नॉन बायोलॉजिकल, तो हम उसको भी ये क्या बता सकते हैं कि इन दोनों टर्म्स में डिफरेंस है। हम ये नहीं कहेंगे कि हम रेस्पायर कर रहे हैं, जब हम जैसे योगासन कर रहे हैं तब उस टाइम पे हम क्या कहेंगे कि हम अपनी ब्रीथ कंट्रोल कर रहे हैं, रेस्पायर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रेस्पिरेशन का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन का यूज करना फूड ब्रेकडाउन के लिए, वो हमारी इंटरनल फिजियोलॉजी से रिलेटेड है, वो हमारे डाइजेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ हमारा ये डिफरेंस हो गया ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो हमारा इसमें पूरा क्या यूज होगा, हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम इंक्लूड नेजल चैम्बर्स, नेजल पैसेज, नॉस्ट्रिल्स। ठीक, फिर हमारा क्या आ जाएगा, हमारा विंड पाइप आ जाएगा, ट्रैकिया। ठीक, देख सकते हैं यहाँ हमारा नेजल चैम्बर आ जाएगा नोज से रिलेटेड, फिर हमारा यहाँ ट्रैकिया, विंड पाइप, और फिर हमारी एयर किसमें चली जाती है, दोनों साइड जो हमारे लंग्स प्रेजेंट हैं, लेफ्ट लंग एंड राइट लंग। ठीक, इनके अंदर हमारा एयर का ट्रांसपोर्ट होता है, और जब ये एयर जाती है तो लंग्स के अंदर ये डिवाइड हो जाती है ब्रोंकियाइस में, ये ब्रोंकियाई आगे ब्रोंक्योल्स बनाते हैं, और वहां पे हमारे आगे जाके बड लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, जिसको आप एल्वियोलर सैक कहते हैं। ठीक है, एल्वियोलीज होती हैं, वहां तक हमारा ये पूरा किसका प्रोसेस चलता है, ब्रीथिंग का और एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। ठीक, तो इसमें हम जैसे ऑक्सीजन हमने इनहेल की, वो हमारे दोनों लंग्स में गई, वहां हमारे लंग्स में जाने के बाद ये एल्वियोलीज के थ्रू एब्जॉर्प्शन होता है। जितने भी एल्वियोलीज होते हैं ये सरफेस एरिया इंक्रीज कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे अगर हम इमेजिन करें कि ये एक लाइन है और यहाँ हमने बहुत सारी सर्कुलर लाइन बना दी, तो हम देखेंगे कि इस लाइन पे एब्जॉर्प्शन के लिए एरिया केवल एक लाइन पे प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ एब्जॉर्प्शन इसके चारों तरफ से हो रहा है, हर सर्कल के चारों तरफ से हो रहा है, तो हमारा कहीं ना कहीं सर्कुलेटरी एब्जॉर्प्टिव एरिया इंक्रीज हो गया। तो इन एब्जॉर्प्टिव एरिया को इंक्रीज करने के लिए ही हमारे पास एल्वियोलर सैक बनी हुई है। ठीक है, एल्वियोलीज बनी हुई है, फॉर्म हुई हुई है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जितनी एल्वियोलीज होती हैं ये सरफेस एरिया इंक्रीज करा के ऑक्सीजन के एब्जॉर्प्शन के कंटेंट को बढ़ा देते हैं। ठीक, तो जब हमारा ऑक्सीजन यहाँ पे कंटेंट बढ़ गया और एब्जॉर्प्शन हो गया, अब क्या होगा, यहाँ से ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स होके कहाँ जाएगा, हार्ट में जाएगा, और हार्ट से फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की फॉर्म में हमारी पूरी बॉडी में उसका सर्कुलेशन होगा। ठीक, तो अब हमारा क्या है, हमारी बॉडी में इसलिए क्या है, जब हम बॉडी फ्लूइड्स और सर्कुलेशन में पढ़ते हैं तो हम वहाँ डिस्कस करते हैं
दैट आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि एक बार तो लंग्स से हार्ट में और हार्ट से लंग्स में सर्कुलेशन होता है, ऐसे सिस्टम को हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं। फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से वापस हार्ट में और हार्ट से लंग्स में जाता है, और उन लंग्स में उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करके वापस नॉस्ट्रिल्स के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस के थ्रू उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी के सारे जितनी भी फिजियोलॉजी है, चाहे वो डाइजेशन है, अब्जॉर्प्शन, ब्रीथिंग, ब्लड सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, वो सभी आपस में इंटरकनेक्टेड है। कोई एक भी सिस्टम अगर डिस्टर्ब होता है तो सारे सिस्टम के डिस्टरबेंस पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो हमारे पास आ जाता है, सबसे पहले हम देखते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ठीक है, ध्यान से हम देखेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में। एंटायर बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन होता है, सिलेंट्रेट, स्पंजेस और प्लेटफॉर्म्स में पूरी बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन होता है इनके अंदर। अर्थवॉर्म जो होती है इसके अंदर क्यूटिकल से होता है। क्यूटिकल क्या है? आउटर मोस्ट जो कवरिंग है बॉडी की। टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट जो जमीन पर रहने वाले इंसेक्ट्स हैं उनके अंदर रेस्पिरेशन के लिए ट्रैकियल ट्यूब्स प्रेजेंट हैं। एक्वेटिक आर्थ्रोपॉड्स जो पानी में रहते हैं, मॉलस्क या फिशेस, इन सभी के अंदर रेस्पिरेशन के लिए गिल्स प्रेजेंट हैं। ठीक, एम्फीबियंस हैं जो जमीन और पानी दोनों में रह सकते हैं, उनके पास लंग्स हैं, क्योंकि हम फ्रॉग का केस देख सकते हैं। जो फ्रॉग होता है उसमें हमने पढ़ा था कि उसमें हमारा जो मेटामॉर्फोसिस होता है, क्योंकि जो डेवलपमेंट है वह इनडायरेक्ट है, लार्वल स्टेज प्रेजेंट है। जो फ्रॉग का लार्वा है वो कैसा है? एक्वेटिक है, तो उसके पास गिल्स होते हैं जब वो लार्वल स्टेज में होता है रेस्पिरेशन के लिए, क्योंकि वो पानी में रहता है। फिर लेकिन जब वो एडल्ट फॉर्मेशन हो जाता है, यानी एडल्ट फ्रॉग जो होता है उसके पास लंग्स हैं। तो अब हम ये तो जानते हैं कि जो हमारे फ्रॉग होता है वो पानी में भी रह सकता है और जमीन पे भी, तो जब वो जमीन पे रहता है तब वो लंग्स से रेस्पायर करता है, लेकिन जब वो पानी में जाता है तो उसकी स्किन से रेस्पिरेशन होता है, उसके पास वहाँ गिल्स प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, इसलिए गिल्स हमारे पास लंग्स हमारे पास एम्फीबियंस में है, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में और मैमल्स में है। और स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन किस में हो जाता है? एम्फीबियंस में हो जाता है जब वो पानी में होते हैं। तो ये है हमारे सारे ओवरऑल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। फिर आ जाता है हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक, मैं आपको फिगर शो करती हूँ। देखिए बेटा, क्वेश्चन है यहाँ पर कि लंग्स के अंदर, लंग्स से वाटर के अंदर रेस्पिरेशन क्यों नहीं होता? तो जैसे हम फिश देखते हैं तो फिश के यहाँ नेक रीजन पे गिल्स प्रेजेंट है, तो गिल्स में रेस्पिरेशन में और लंग्स में रेस्पिरेशन में ये फर्क होता है कि अगर लंग्स पानी में रेस्पिरेट करेंगे तो उनके अंदर पानी भर जाएगा और वहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो पाएगा। लेकिन गिल्स इस तरीके से बने हुए होते हैं कि जैसे उनमें अंदर पानी जाता है वो दूसरे गिल्स से बाहर आ जाता है, यानी उनके अंदर वाटर का मूवमेंट इन एंड आउट चलता रहता है। केवल ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाती है, बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देती है। उसी वाटर मूवमेंट के प्रोसेस में, उसी वाटर मूवमेंट में क्या होता है? ऑक्सीजन अंदर आ गई, फूड पार्टिकल्स अंदर आ जाते हैं कुछ एनिमल्स के अंदर। ठीक है, और उसी वाटर के मूवमेंट के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है, क्योंकि उनकी बॉडी में वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम, पूरा ऐसा सिस्टम नहीं बना हुआ जो उसको कन्वे करा दे पूरी ऑक्सीजन को। तो ये डिफरेंस होता है गिल्स के और लंग्स के रेस्पिरेशन में। देखिए बेटा, ये है हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्रामेटिक व्यू। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ इसमें क्या एपिग्लॉटिस है। ये एपिग्लॉटिस एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती है। जब भी हम फूड इनटेक करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि हमारा विंड पाइप और फूड पाइप एक दूसरे के साथ में लाई करते हैं, तो उनकी पैरेलल लाई की वजह से जब हमने खाना खाया तो बोलते हैं ना जनरली कि खाना खाते हुए हमें बोलना नहीं चाहिए। तो उसका रीजन क्या है कि जो हमारा विंड पाइप है उसके ऊपर एपिग्लॉटिस है। जब हमारा फूड स्वेल हो रहा होता है तब वो एपिग्लॉटिस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर उस पोर्शन को, विंड पाइप को बंद कर देती है, ताकि उसके अंदर
फूड पार्टिकल ना जाए। लेकिन अगर हम उस टाइम पे बोलते हैं तो वो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर खुल जाती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, और फूड हमारा उसमें चला जाता है और हमें खांसी आने लगती है, या हमारा जो फूड पार्टिकल है वो हमारी फूड विंड पाइप में अटैच हो जाते हैं और हमें प्रॉब्लमैटिक कर देते हैं। ठीक, तो एपिग्लॉटिस का ये रोल होता है। ठीक, उसके बाद लैरिंग्स है। लैरिंग्स है और ये ट्रैकिया है आपका विंड पाइप। ये जो पूरी रिंग्स बनी हुई है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर ट्रैकिया के ऊपर, इनका क्या रोल है कि ये हमारे विंड पाइप को जो कोलैप्स होने से बचाती हैं, यानी उसे एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर दे के रखती हैं और अपने साथ अरेंज रखती हैं। हार्ड कार्टिलेजियस रिंग्स होती हैं जो हमारे विंड पाइप को सिकुड़ने नहीं देती। ठीक, ये इसका रोल है। आगे हम देखेंगे, ये हमारे पास ब्रोंकस हैं, 2 ब्रोंकस हो गए। ठीक, ये हमारे कट एंड है, रिब के रिब केज पूरा दिखाया हुआ है जिसके अंदर लंग्स है और हार्ट है। ठीक, ये दोनों लंग्स हैं। ये हमारी प्लूरल मेम्ब्रेन है लंग्स की, ये एल्वियोली एंड दिस प्लूरल फ्लूइड, जो प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड है, और इनको ब्रोंकियोल्स के नाम से जानते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट हम देखेंगे यहाँ डायफ्राम प्रेजेंट है। तो एक्चुअल में क्या होता है, जब भी हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, या हम कह रहे हैं कि हम इनहेल करते हैं, सांस को अंदर लेते हैं, तो यहाँ जो हमारा डायफ्राम है और ये पूरी जो बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, रिबकेज प्रेजेंट है, इसके अंदर स्पेस चाहिए ना कि हवा अंदर भर सके, लंग्स को फूलने के लिए जगह चाहिए। उस टाइम पे डायफ्राम फ्लैट हो जाता है और लंग्स हमारे स्वेल हो जाते हैं, फूल जाते हैं और इनमें हवा भर जाती है। और जब हम एक्सहेल करते हैं तो उस टाइम पे हमारा जो डायफ्राम है डॉम शेप हो जाता है और हमारे लंग्स कोलैप्स हो जाते हैं और इनमें से एयर बाहर निकल जाती है। तो ये रोल होता है डायफ्राम का। ठीक, देखिए हमने यहाँ देखा कि हमारे पास नॉस्ट्रिल है अपर लिप्स के ऊपर। ये हमारा पूरा ये एल्वियोली तक ये सारा यही डिस्कशन है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन के बारे में। तो रेस्पिरेशन में हमारे स्टेप्स हैं, ब्रीथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच एल्वियोलर एयर इज रिलीज आउट। ठीक, तो ये यहाँ पे ब्रीथिंग है, पल्मोनरी वेंटिलेशन होता है जिससे जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एल्वियोलर एयर जो है वो बाहर की तरफ रिलीज हो जाती है। फिर है हमारे पास डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ठीक, अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन। तो इसमें क्या है, जो गैसेस हैं इनका जो डिफ्यूजन है यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एल्वियोलीज के थ्रू इन और आउट मूव करना, ट्रांसपोर्ट होना गैसेस का ब्लड में से, डिफ्यूजन होना ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड और टिश्यूज में से। चलिए देखिए, फिर है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग जिसमें हमारी क्या आ जाती है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, जिसमें मैंने आपको अभी डायफ्राम का प्रोसेस बताया था। ये देखिए हमारा ए वाला है इंस्पिरेशन, यानी जब हम सांस ले रहे हैं डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है, रिब्स और स्टर्नम ऊपर की तरफ उठ गई और इस पूरे में वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ने से एयर अंदर भर जाएगी। अब देखिए डायफ्राम रिलैक्स हो गया, ऊपर डॉम शेप्ड बन गया और थॉरेक्स का जो वॉल्यूम था वो डिक्रीज हो गया और रिब्स और स्टर्नम अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गई एक्सपिरेशन के टाइम पे, जब इसमें से सांस हमने बाहर की तरफ छोड़ी। ठीक, इसी के बिहाफ पे हमारी आ जाती है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। ठीक, देखेंगे कि रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटीज में क्या है। सबसे पहला है टाइडल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनमें से क्वेश्चन जरूर आता है। नॉर्मल रेस्पिरेशन के टाइम पे जो वॉल्यूम है एयर अंदर जाना या बाहर आना उसको आप टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। और एक हेल्दी पर्सन के लिए 500 ml होता है जिसमें से 6000 से 8000 ml एयर होती है पर मिनट। फिर है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर, यानी फोर्सेबल इंस्पिरेशन, बहुत तेजी से गहरी सांस लेना जिसे हम कहते हैं कि हम कितना इंस्पायर कर सकते हैं, उसको आप इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं, जो हमारा 2500 से 3000 ml है। फिर है हमारा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम।
जिसमें हमारा एवरेज क्या आ जाता है 1000 से लेके 1100 ml तक कि फोर्सेबल एक्सपायरेशन, गहरी सांस बाहर निकालना तेजी से, तो उसको कहते हैं। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है? फोर्सेबल एक्सपिरेशन के बाद जो हमारे लंग्स जो होते हैं बिल्कुल खाली थोड़ी ना हो जाते हैं, उनके अंदर एयर तो रहती है, तो वो जितनी एयर रहती है उसको आप रेजिडुअल वॉल्यूम यानी बचना, इतनी एयर बची तो 1100 से 1200 ml तक बचती है। ठीक, अब हम देखते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या है। तो हमारी इसमें क्या आ जाती है टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का जो सम है उसको आप इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कहते हैं। नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद जो सांस ली गई है उसको कहते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, और नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद जो सांस छोड़ी गई है उसको कहते हैं एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, तो ये क्या है वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, के बाद जो एयर अंदर बचती है वो है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स एक्सपायरेशन, उसको आप क्या कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी क्या है? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर यानी टोटल एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन के बाद जो बचती है उसको आप क्या कहते हैं टोटल लंग कैपेसिटी, यानी हमारे लंग्स की क्षमता कितनी है उसको आप कहते हैं टोटल लंग कैपेसिटी।